तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह की खबर के साथ। आज डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। समारोह की तैयारी पूरी की जा चुकी है। इस समारोह में दुनिया भर की बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। भारतीय समय के मुताबिक आज रात 10:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा और ट्रंप अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बनेंगे। इस भव्य समारोह पर अमेरिका से हमारे संवाददाता संजय सूरी की एक खास रिपोर्ट देखिए। ठीक 12 बजे डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पीछे कैपिटल हिल में राष्ट्रपति घोषित किया जाएगा। वो शपथ लेंगे। जो हम गोल सी गुंबद देख रहे हैं कैपिटल हिल पे, उसके ठीक नीचे एक कमरा है जिसका नाम है रोटंडा। वहाँ पर ये रस्म पूरी होगी। पहले जेडी वांस को वाइस प्रेसिडेंट घोषित किया जाएगा और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स शपथ दिलाएंगे और उसमें डोनाल्ड ट्रंप स्वीकार करेंगे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करेंगे और अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाएंगे। उसके बाद मरीन्स, जो कि यहाँ पे फौज का एक टुकड़ा है, वो नेशनल एंथम बजाएगा। फिर 21 तोपों की सल्यूट होगी और उसके पश्चात डोनाल्ड ट्रंप अपना इनॉग्रेल एड्रेस देंगे। जो बाइडेन, जो कि तब भूतपूर्व राष्ट्रपति होंगे, एक हेलीकॉप्टर में यहाँ से चले जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप एक परेड पर जाएंगे जो कि इंडोर रखी जा रही है ठंड के कारण। एक कॉन्सर्ट भी रखा जा रहा है। फिर पहुंचेंगे डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस अपना काम शुरू करने। तो संजय सूरी आपको ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे थे कि इस वक्त किस तरह की तैयारी है और कैसा रहेगा डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह। वहीं बता दें, इस भव्य आयोजन के लिए दुनिया के कई दिग्गज शिरकत करने के लिए वॉशिंगटन पहुंच रहे हैं। मेहमान लगातार वॉशिंगटन पहुंच रहे हैं और शपथ ग्रहण समारोह से पहले एक निजी समारोह में एक भव्य आयोजन किया गया। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी भी शामिल हुई। इस दौरान नीता और मुकेश अंबानी ने शपथ ग्रहण समारोह से पहले ट्रंप को बधाई दी और साथ ही ट्रंप की लीडरशिप में भारत अमेरिका के संबंध और भी मजबूत होने की उम्मीद जताई। तो आज से ट्रंप 2.0 का आगाज होगा। रात 10:30 बजे ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह होगा। सब यही जानना चाहते हैं कि ट्रंप का आना हमारे बाजारों के लिए कैसा रहेगा, तो किन सेक्टर्स के लिए चांस है और कहां चैलेंज है। ट्रंप 2.0 के नफे नुकसान का डिटेल अब समझते हैं हमारी सहयोगी मिताली जैन से। तो मिताली, आपसे जानना चाहेंगे, दूसरी बार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। भारतीय बाजारों की बात करें तो क्या असर इसका देखने को मिल सकता है? सर, तो अपॉर्चुनिटीज़ की अगर बात करें डोनाल्ड ट्रंप के री इलेक्शन के कारण, तो अमेरिका और चीन के बीच जो ट्रेड वॉर चल रहा है वो वाइडन होने की संभावना है, जिसके चलते भारत यूएस की सप्लाई चेन का एक पार्ट बन सकता है, जो कि बहुत अच्छी बात होगी। साथ ही सेक्टर स्पेसिफिकली बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटल, केमिकल, टेक्सटाइल, ऑटो इंडस्ट्रीज़ को अच्छा फ़ायदा यहाँ देखने को मिल सकता है। उसके अलावा मजबूत डॉलर भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है और साथ ही स्ट्रॉन्ग इंडिया यूएस रिलेशंस के चलते डिफेंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी काफ़ी अच्छा बूस्ट देखने को मिल सकता है। अगर चैलेंजेस की बात करें तो अमेरिका फर्स्ट एजेंडा के तहत इंपोर्ट पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं, जिसके कारण भारतीय फार्मा, आईटी और टेक्सटाइल कंपनीज के लिए एक चुनौती बन सकती है। अगर हम बात करें टैक्स की, तो ये बताया जा रहा है कि टैक्स में कटौती हो सकती है। ट्रंप कॉर्पोरेट टैक्स 21% से घटाकर 15% तक कर सकते हैं और क्या भारतीय कंपनियों के लिए ये यहाँ पे फ़ायदा देखने को मिल सकता है। आईटी सेक्टर की पर्टिकुलरली बात करें तो स्ट्रिक्ट H-1B वीज़ा जो है वो उसकी नीतियों के चलते ऑपरेशनल कॉस्ट में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, लेकिन टैक्स कट से अमेरिकन जो आईटी कंपनीज है वो अपना एक्सपेंडिचर भी बढ़ा सकती है, जो कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा। फार्मा पे क्या असर पड़ेगा, तो दवा की कीमतें घटाने की कोशिश से प्राइसिंग पर काफ़ी प्रेशर जमता नजर आएगा, लेकिन जेनरिक ड्रग्स की डिमांड बढ़ने से एक्सपोर्ट में ग्रोथ की उम्मीद जताई जा रही है। एनर्जी और कमोडिटी सेक्टर की अगर बात करें तो अमेरिका में ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन बढ़ने की उम्मीद है, जिसके तहत कीमतें जो है वो स्थिर रह सकती है। साथ ही आईओसी, बीपीसीएल और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स को यहाँ फायदा दिखता नजर आ सकता है। मेटल और इंफ्रा की बात करें तो अमेरिका में इंफ्रा में इन्वेस्टमेंट बढ़ने की उम्मीद है, जिसके तहत मेटल कंपनीज को अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल सकता है। स्पेसिफिकली टाटा स्टील, हिंडाल्को जैसी कंपनीज के लिए ये एक पॉजिटिव सिग्नल रहेगा। अब लास्ट में बात करें टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की, तो यहाँ पे चाइनीज इंपोर्ट्स पर अगर हायर टैरिफ्स बढ़ते हैं तो ये इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल सकती है यहाँ पे।
जी शुक्रिया मिताली इस डिटेल एनालिसिस के लिए। तो बाजारों पर किस तरह से असर पड़ेगा ये हमने जाना मिताली से, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा ये जानने के लिए हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय ने पहले इंडिया फाउंडेशन के चेयरमैन राजीव कुमार और एक्सिस बैंक के इकोनॉमिस्ट नीलकंठ मिश्रा से खास बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं। दो इवेंट है जो आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं राजीव कुमार जी। एक है आपका डोनाल्ड ट्रंप का आना और दूसरा रिजर्व बैंक की पॉलिसी और तीसरा बजट तो है ही। तो मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप के आने की बात से शुरू करूं कि ये भारत के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है या फिर चैलेंज है? इसके बारे में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जिस प्रकार के वो व्यक्ति हैं इसका पता नहीं कब अपॉर्चुनिटी जो है वो अवसर में जो है वो दिक्कत में बदल जाए और कब दिक्कत अवसर में बदल जाए, तो इसके लिए मैं तो टिप्पणी नहीं कर सकता। जी नीलकंठ मिश्रा साहब, ब्रेक पे जाने से पहले चर्चा हो रही थी डोनाल्ड ट्रंप को, हालांकि इस पर राजीव कुमार जी ने कुछ भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और वजह उन्होंने बड़ी विशेष बताई कि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। आपका क्या मानना है कि इस इवेंट को लेकर के भारत सरकार को किस तरह से तैयार रहना चाहिए? आप देखें जितने भी सीनियर अधिकारी हैं, कुछ तो उनके जो थ्रेट्स हैं कि मैं 60% टैरिफ लगा दूंगा और कनाडा और मेक्सिको में भी 25% लगा दूंगा, शायद वो ना कर पाएं और ना करने की ज़रूरत हो। लेकिन ये आप ज़रूर देखेंगे कि जितने उनके सीनियर अधिकारी हैं जिनके पब्लिक प्रोनाउंसमेंट्स हैं वो लोग सीरियसली इस पे काम कर रहे हैं। यानी कि वो थोड़ा तो बार्गेनिंग और पॉस्चरिंग है, लेकिन उसके अंदर ये ज़रूर लोगों को इच्छा है कि हम ग्लोबल ट्रेड फ्लोस को शिफ्ट करें। इसमें भारत को इसका फ़ायदा भारत को उठाने की कोशिश करनी चाहिए। तो जैसा हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि अगर हम कुछ स्टेट गवर्नमेंट के साथ जाके, और जैसे राजीव कुमार जी ने भी कहा कि हम अगर जैसे मोबाइल फ़ोन का PLI स्कीम क्यों चल रहा है, क्योंकि हम जो दो सबसे बड़े नॉन चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन ब्रांड ओनर थे उनके साथ हमने टेबल के साथ बैठ के देखा कि भाई आप बताएं कि क्या चाहिए आपको। उन्होंने कुछ मांगा, हमने कहा भाई ये ना मिलेगा बट इतना ही दे सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, तो बार्गेनिंग हुई, तुरंत डिसीजन हुआ और आप उसका नतीजा जो है अब देख रहे हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी बढ़िया हमारा फुटप्रिंट जो है वो फैल रहा है। वैसा ही हमें शूज़ पे करना चाहिए, वैसा ही हमें अपरेल पे करना चाहिए। मतलब जूते जो है बहुत ही लेबर इंटेंसिव सेगमेंट है, तो कोई वजह ही नहीं है जब ये हम नाइकी और एडिडास और न्यू बैलेंस और इन सबको पकड़ के अगर कहें कि भाई आप क्या चाहते हैं जिससे कि इंडिया से आप प्रोक्योर करना शुरू करें, वो बताएंगे। अगर हम कर सकते हैं कुछ राज्यों के साथ तो हमें करना चाहिए। तो यहाँ पे मार्केट डाइवर्सिफिकेशन की तरफ ऐसे भी एक्सपोर्ट में सेगमेंट में हम लोग काफ़ी ज़्यादा जोर दे रहे हैं। एक सेगमेंट और है जो डरा हुआ है सेक्टर है, वो IT सेक्टर। वो डर कितना वाजिब है? ट्रम्प की नीतियाँ जो हैं वो अभी तक गुड्स ट्रेड पे ज़्यादा हैं। वो उन्होंने कहा तो ज़रूर है कि भाई अब हम एक्सटर्नल रेवेन्यू डिपार्टमेंट बनाएंगे, कि हम जितने भी इंपोर्ट होते हैं सर्विसेज और गुड्स सब पे टैक्स लगाएंगे, बट सर्विसेज पे जनरली टैक्स लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। चलिए अब आपको देते हैं मार्केट का पूरा अपडेट। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार का जोश हाई रहा। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 454 पॉइंट चढ़ा तो निफ्टी 142 पॉइंट की तेजी के साथ दिखाई दिया। वहीं मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में खरीदारी दिखाई दी। डिटेल्स के साथ अब जुड़ गई हैं कंचन नौटियाल। तो कंचन बताएं आज बाजार का हाल कैसा रहा, किन स्टॉक में तेजी और कहां गिरावट देखने को मिली? तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन डेफिनेटली एक पॉजिटिव नोट पे हमें बंद होता हुआ दिखाई दिया है। ऑल थैंक्स टू बैंक निफ्टी। आज बैंकिंग शेयर्स में एक अच्छा खासा हमें मोमेंटम देखने को मिला है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर, सबसे पहला नाम आता है कोटक महिंद्रा बैंक का। कंपनी ने अपने तीसरी तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए हैं, जिसका सीधा सीधा रिफ्लेक्शन हमें शेयर प्राइस में देखने को मिला है। इनफैक्ट IT में विप्रो ने भी अपने Q3 के नतीजे घोषित किए हैं। गाइडेंस बहुत अच्छे साइड पे आई है और जो रिफ्लेक्शन शेयर प्राइस में आने के 0.7% का इजाफा देखने को मिला है। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में भी आज अच्छी खासी तेजी है, बिकॉज कंपनी ने भारतीय एयरटेल के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया है, जिसके चलते काउंटर्स में सीधा सीधा एक्शन आता हुआ दिखाई दिया है। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो SBI लाइफ, श्रीराम फाइनेंस, HDFC लाइफ, यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे एक प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिली है, इसलिए इन काउंटर्स में थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है। 1 से 1.5% की कमजोरी आज के सत्र में रिकॉर्ड की गई है। मिड कैप में बढ़ने वाले शेयर वोडाफोन आइडिया, कल्याण ज्वेलर्स। वोडाफोन बजट को लेकर काफी
ज्यादा बज में बना हुआ है, जो रिफ्लेक्शन हमें प्राइस में आता हुआ दिखाई दिया। कल्याण ज्वेलर्स के अंदर मोती की रिपोर्ट आई है, जहां पे शेयर प्राइस को लेके और जो भी कंपनी के रिजल्ट है उसको लेके काफी ज्यादा क्लैरिफिकेशन दी गई है। मैसडॉक में भी वापस से बजट का एक जोश बना हुआ है और सीजी पार भी आज करीब करीब 6% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट की बात कर लेते हैं। सुप्रीम इंडस्ट्री, वोल्टास, इंडियन होटल्स के आज नतीजे आए हैं और वो नंबर्स पे रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट सुप्रीम इंडस्ट्री ने भी अपने 1-2 दिन पहले नतीजे घोषित किए हैं और वो रिफ्लेक्शन नंबर्स पे आता हुआ दिखाई दिया। फीनिक्स मिल भी आज करीबन 1% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है, लेकिन बैंकिंग शेयर्स में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। शुक्रिया कंचन, बाजार का पूरा हाल दर्शकों को बताने के लिए। चलिए अब आपको दिखाते हैं सीएनबीसी आवाज की बिग बजट एक्सक्लूसिव खबर। बजट में रोजगार बढ़ाने पर खास फोकस हो सकता है। सूत्रों से मिल रही एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम और पीएम इंटर्नशिप स्कीम को और भी आकर्षक बनाया जा सकता है। पूरी खबर जानने के लिए अब सीधा जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी बताएं, 2025 से कई सेक्टर्स को उम्मीदें हैं, लेकिन रोजगार की बात की जाए तो किस तरह से यहां पर ज्यादा अवसर पैदा हो, इस लिहाज से तैयारी की जा रही है और क्या अनाउंसमेंट हो सकती है? देखिए, दरअसल ELI यानी एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को सरकार ने पिछले बजट में लॉन्च किया था और अब मुझे सूत्र बता रहे हैं कि इस स्कीम का सरकार दायरा बढ़ा सकती है और उसको आकर्षक बनाने के लिए कई सारे कदम उठा सकती है। मिसाल के तौर पर एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को सरकार इंसेंटिव देती है, तो उस इंसेंटिव की रकम बढ़ाना और उसका दायरा बढ़ाना सरकार के लक्ष्य में है। इस प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है और इस स्कीम के तहत 1.75 करोड़ लोगों को नए कारोबारी साल में रोजगार देने का सरकार लक्ष्य भी रह सकती है। इसी तरह से एक स्कीम है जिसको कहते हैं इंटर्नशिप स्कीम। इस इंटर्नशिप स्कीम के तहत इसमें सरकार इसको भी इंसेंटिव इसका बढ़ा सकती है और इसमें जो लोग इंटर्नशिप स्कीम के लिए अप्लाई करते हैं, अगर उनको इंटर्नशिप नहीं मिल पाता है 6 महीने या साल भर बाद, तब भी उनको भत्ते का हकदार माना जा सकता है। 5,000 या 6,000 रुपये भत्ता दिया जा सकता है। तो इस तरह के कुछ खास कदम बजट में आपको रोजगार बढ़ाने के लिए देखने को मिल सकते हैं और इसका मुख्य मकसद ये है कि रोजगार के मौके बढ़ाए जाएंगे तो जाहिर तौर पे लोगों के हाथ में पैसा आएगा और फिर इससे कंजम्पशन ग्रोथ को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा नज़रिया है जिसकी झलक आपको बजट में देखने को मिल सकती है। जी शुक्रिया लक्ष्मण जी इस बजट एक्सक्लूसिव खबर के लिए। तो चलिए अब जानते हैं कि अगर आम लोगों को बजट बनाने का मौका मिला तो उनका बजट कैसा होगा। इस पर ही अलग अलग लोगों से हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने खास बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। बजट से पहले और बजट के बाद सबके मन में एक विचार रहता है कि अगर वो फाइनेंस मिनिस्टर बन जाते तो वो ये करते वो करते। बजट यात्रा में हम लोगों से पूछने आए हैं कि अगर उन्हें बना दिया जाए वित्त मंत्री तो वो क्या बदलाव लाएंगे। अगर मान लीजिए आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं और आपके ऊपर बजट की जिम्मेदारी दी जाए, कोई एक ऐसी चीज़ जो आप बदलाव लाना चाहेंगे। हाँ, मेरा नाम आनंदमयी है। मैं वर्किंग वुमेन हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ा जो पेन पॉइंट है इन बजट इज़ द हायर एवरी टाइम हमारा टैक्स बढ़ता जा रहा है। तो एक तरफ तो हमारी जो सैलरी आती है 30% चली जाती है। अदर देन दैट हमारा जो टैक्स एवरीथिंग वी आर पेइंग GST 18% 28% यू नो, तो हमारे पास आधी भी नहीं बचती है। अदर देन दैट इफ़ यू सी हमें कोई बेनिफिट इस तरह का नहीं है जैसे हेल्थ इंश्योरेंस और एनीथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड फॉर द सैलरी क्लास। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, मेरा जो एक बदलाव होगा, जो सैलरी क्लास जो मेन पे करता है उसका टैक्स थोड़ा कम करना और कुछ बेनिफिट हमें मिलना चाहिए बिकॉज वी आर पेइंग द टैक्स। दैट्स द ओनली थिंग। सैलरी क्लास के लिए बहुत अच्छी बात कही आपने कि बेनिफिट्स मिलने चाहिए। आप बताइए क्या आपकी विश लिस्ट में है, आपको जिम्मेदारी दी जाए, क्या बदलाव लाना चाहिए? तो अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, आई विल बी फॉर्चुनेट इनफ टू कंट्रीब्यूट टू इंडिया। And one thing which I think will make most of the impact is I would help industries, Indian industries. There are a lot of MSME industries exporting a large portfolio of dehydrated onion, vegetables, pulps, gherkins and lot of too many fruits and vegetables into process form into European countries, Middle Eastern countries, US and these developed markets. But we face a lot of challenges when there are certain competing countries or origins. They sell their product to this destination at much reduced tax slabs as well as the duties, the import barriers. So that create barrier for India at certain markets. So as a finance minister, I will help my industry by reducing these
by having some allies with the developed countries to reduce the trade barrier. अगर आपको बना दिया जाए, वित्त मंत्री आपके ऊपर जिम्मेदारी दे दी जाए, कौन सा एक बदलाव करना चाहेंगे? हमारा कंट्री में जो फ्यूचर्स मार्केट जो चलता है फॉर हेजिंग ऑफ प्राइसेस, उसमें भी कभी कभार मतलब प्राइस ऊपर चला गया तो बैन कर देते हैं, लेकिन उसको बैन करने से उस पर असर नहीं पड़ता है. सो इनफैक्ट एक हेजिंग मैकेनिज्म जो होता है वो चला जाता है. सो रिस्क एक्चुअली सिस्टम में बढ़ जाता है उसके वजह से. सो उस मतलब इस टाइप का जो इंटरफेरेंस होता है, अगर इसको हम कम करें, चाहे फ्यूचर्स मार्केट में हो या डोमेस्टिक प्राइसेस में हो या इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैन में हो, आई थिंक इंडस्ट्री विल बेनिफिट. सर, आपको जिम्मेदारी दे दी जाए कि आपको देश का बजट बनाना है, कोई एक ऐसा बदलाव, एक या दो ऐसे बदलाव जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे? इंडिया के अंदर जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो काफ़ी मतलब बड़ा है. ओके, तो अगर बिजनेसेस को ग्रो होना है, बिजनेसेस को प्रमोट करना है, तो टैक्स जो ब्रैकेट है उसको रिड्यूस करना है काफ़ी, क्योंकि ओवरऑल एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू दिस टैक्स के. भाई सारे प्रोडक्ट आपके एक्सपेंसिव हुए जा रहे हैं क्योंकि आपका टैक्सेस ज़्यादा है. तो इससे कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज़ होगी, ज़्यादा लोग जो है बिज़नेस के अंदर जाएंगे. अभी क्या है, आप सब बिज़नेस करने बैठे हैं, आपके जो टैक्स स्लैब्स है बहुत हैवी है, तो उसके वजह से इतना उनके पास में हेडरूम नहीं बचता मार्केट में ऑपरेट करने के लिए या कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए. तो क्लियरली टैक्सेस जो है कम करने चाहिए. टैक्सेस में कम करने चाहिए, टैक्सेस में सरलता आए, स्टार्टअप्स को मौका मिले, बिजनेस का करने का काम आसान हो, यही मुख्य रूप से अधिकतर लोगों की यहाँ पे डिमांड है. अगर उन्हें एक दिन के लिए अगर उन्हें वित्त मंत्री बना दिया जाए, उन्हें बजट बनाने की जिम्मेदारी दी जाए, तो ये कुछ मुख्य बदलाव वो करना चाहेंगे. रोहन सिंह, नोएडा. चलिए अब आपको दिखाते हैं एक और बजट एक्सक्लूसिव खबर. बजट में डीप टेक सेक्टर में फंडिंग और एआई के संभावित रिस्क से निपटने के लिए डीप टेक पॉलिसी के तहत बड़े ऐलान किए जा सकते हैं. पॉलिसी में स्टार्टअप्स को टैक्सेशन में राहत देने के साथ साथ एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने का भी ऐलान किया जा सकता है, ताकि नई टेक्नोलॉजी के लिए सेफ एनवायरनमेंट तैयार किया जा सके. पूरी खबर बता रहे हैं संवाददाता आलोक प्रियदर्शी. बिल्कुल, देखिए, डीप टेक सेक्टर में इनोवेशन और ग्रोथ को बढ़ावा देने और साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों से निपटने के लिए सरकार बजट में बड़ा ऐलान कर सकती है. सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली कि सरकार नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी का ऐलान कर सकती है, जिसके तहत डीप टेक सेक्टर में काम करने वाले स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा सकता है. इसके तहत ई सॉप्स पर जो टैक्स रिलीफ मिल सकता है और साथ ही साथ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो इन्वेस्टमेंट होगा उस पर इंसेंटिव भी दिया जा सकता है. इसके अलावा स्टार्टअप इकोसिस्टम में लॉन्ग टर्म फंडिंग की भी व्यवस्था की जा सकती है. इससे सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी आई गई, उसमें खासतौर से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो खतरे हैं, मशीन लर्निंग के जो खतरे हैं, उससे निपटने के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का भी ऐलान किया जा सकता है, जिसके तहत जो एक सेफ इन्वायरमेंट बनाने में मदद मिलेगी. सरकार कोशिश कर रही है कि जो भी डीप टेक या इससे जुड़े हुए टेक्नोलॉजी है उसका बेजा इस्तेमाल ना हो सके. इसके लिए एक ऐसा नियम कानून आए जिससे कि जो इस तरह के जो संभावित आने वाले दिनों में खतरे हैं उससे प्रभावी ढंग से निपटा जा सके. इसके अलावा इस पूरे सेक्टर में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उसको लेकर भी इस पॉलिसी में ऐलान किया जा सकता है. अक्सर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के बारे में सुनते हैं. बजट में भी इसका जमकर इस्तेमाल होता है. हम आपको बताते हैं सरल भाषा में कि ये है क्या. डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो सीधा सरकार आपसे वसूलती है. इनकम टैक्स इस कैटेगरी में आता है. इसके उलट इनडायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो जाता तो आपकी जेब से है, लेकिन सरकार को जमा कोई और कराता है. जैसे होटल में खाने पीने या किसी भी सर्विस में लगने वाला जीएसटी, पेट्रोल डीजल पर लगने वाला वैट, कस्टम और एक्साइज ड्यूटी, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आते हैं. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. अब बात करते हैं भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो की और आपको दिखाते हैं एक यूनिक बाइक जो ब्रीफकेस में समा सकती है. जी हां, होंडा की ये इन ब्रीफकेस शानदार फीचर से लैस है. क्या कुछ इसकी खासियत है, बता रहे हैं रोहन सिंह. ब्रीफकेस में बाइक, जी हाँ, भारत मोबिलिटी में हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दिखा है होंडा की तरफ से. ये है मोटो कॉम्पैक्ट टो. ये एक पूरी बाइक है जो एक ब्रीफकेस में समा सकती है. इसका केस भी इसके साथ ही है. आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आप इसे लेके जाइए ब्रीफकेस की तरफ, और जैसे ही आप जाते हैं बाहर,
आप इसे निकाल दीजिए, इसका बाइक के रूप में इस्तेमाल कीजिए। ये पूरा कॉन्सेप्ट इसमें रखा गया है। यूएस और जापान में ये अभी कई जगह यूसेज में है भी। होंडा ने इसे भारत मोबिलिटी में यहाँ शोकेस किया है। इसकी रेंज करीब 20 किलोमीटर के करीब की रेंज है। चार्ज टाइम की बात करें तो लगभग 3.5 घंटे में यह चार्ज हो जाती है। फ्रंट व्हील ड्राइव है और फिलहाल ये कॉन्सेप्ट है। इंडिया में फिलहाल कब आएगी इसका कोई अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। खासतौर पे आप कहीं कम्यूट करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप इस मोटो कॉम्पैक्टो को अपने साथ ले जा सकते हैं और जब जरूरत पड़े आप इसमें ड्राइव भी कर सकते हैं। चलिए, अब आ गया है भारत का समय। जी हां, कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय ने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को लागू करने के लिए रूल्स का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। टेलीकॉम कंपनियों, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, स्टॉक एक्सचेंज, पावर ग्रिड को इसे अनिवार्य तौर पर लागू करना होगा। क्या होगा इसका फायदा, बता रहे हैं असीम मनचंदा। भारत लंबे समय से अपने टाइम डिसमिनेशन पर काम कर रहा था और अब ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया है। टाइम डिसमिनेशन करने की शुरुआत हो गई है। अब सरकार ये चाहती है कि सारे स्टेक होल्डर इस नए भारत की जो टाइम है उसके ऊपर मूव कर जाए। इसके लिए कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट जारी किया है और सभी स्टेक होल्डर्स की इसके ऊपर राय मांगी है। एक बार जितने भी उसके बाद सरकार जितने भी स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं उनको भारत का ही टाइम अपनाने के लिए कहेगी, चाहे वो टेलीकॉम कंपनियां हो, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हो, बैंक्स हो या बैंक्स हो या फिर पावर ग्रिड्स हो, उनको भारत का ही टाइम अपनाना पड़ेगा। इससे क्या होगा, भारत की साइबर सिक्योरिटी काफी मजबूत हो जाएगी और जो हैकर्स अटैक करते हैं उनके लिए अटैक कर पाना भी संभव नहीं रहेगा। तो सरकार ने इसके लिए इसकी शुरुआत कर दी है, एक ड्राफ्ट जारी किया है जिसके ऊपर 14 फरवरी तक सभी स्टेक होल्डर की राय मांगी है और अगले 180 दिन के अंदर इस ड्राफ्ट को लागू किया जा सकता है। चलिए, अब आपको एक बड़ा अपडेट दे देते हैं। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेप मर्डर केस में दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा संजय रॉय पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। साथ ही पश्चिम बंगाल की सरकार ने पीड़िता परिवार को 17 लाख रुपए मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। आपको बता दें, कोर्ट ने 18 जनवरी को संजय को दोषी करार दिया था। तो चलिए, इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।